हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री CLC सीकर, आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ईयर 2013 टू 2019 नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, वो भी चैप्टर वाइज। हम लोग हर एक चैप्टर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उनसे रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स को कवर करते हुए, थोड़ा सा थ्योरी का भी इंट्रोडक्शन देते हुए, हम लोग उस पूरे एंटायर कॉन्सेप्ट्स को समझते हुए पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कवर करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज नीट के जो क्वेश्चंस हैं 2013 से 19 में पूछे गए हैं, उनमें से आज मैं जो कवर करने वाला हूं दैट इज़ व्हाट मोल कॉन्सेप्ट, जो कि पहला चैप्टर है हमारा। फिर उसके बाद रेडॉक्स और स्टेट्स ऑफ मैटर या गैसेस स्टेट्स से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोगों को पूछा गया है कि 6.02 into 10 to the power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is. तो देखो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन हमसे फाइंड आउट करी गई है, और कॉन्सेंट्रेशन जरा ऑप्शंस देखो तो हमें मोलरिटी के टर्म्स में बताना है। और मोलरिटी को हम डिफाइन कैसे करते हैं? मोलरिटी इज व्हाट? इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो मोलरिटी सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए मोलरिटी की, कि भाई मोलरिटी इज व्हाट? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन के अंदर फाइंड आउट करें कि भाई इसमें मोलरिटी कैसे आएगी, तो हमारे पास सबसे पहले हमें पता क्या करना है भाई, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो कि यूरिया दे रखा है हम लोगों को, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं हम लोगों को यूरिया का, हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है 100 ml और 6.02 into 10 to the power 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ यूरिया। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको सॉल्व करके कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालें। देखो, जब भी हम लोगों को मोल्स फाइंड आउट करने होते हैं तो मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? मोल्स ऑफ सब्सटेंस निकालने का जो हमारे पास रास्ता होता है, हमें डेटा देखना होता है कि हम लोगों को डेटा क्या दे रखा है। हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, तो हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यूज करेंगे n डिवाइडेड बाई एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर क्या होता है? 1 मोल के करस्पॉन्डिंग जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स असाइन किए गए हैं किसी भी सब्सटेंस के, दे आर 6.02 into 10 to the power 23। सो हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखा होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर हम लोगों को सपोज करो यूरिया का इसी प्रॉब्लम में मास दे रखा होता तो हम लोग मास यूज करते। फिलहाल हम लोग इस प्रॉब्लम पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर हम लोग थोड़ी सी रिलेवेंट बात करेंगे यहाँ पे। तो हम लोगों को जो दे रखा है डेटा, वो दे रखा है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ यूरिया या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया फाइंड आउट करने हैं। तो हम लोगों को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, सॉरी यहाँ पे हम लोगों को 10 to the power 20 और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है? 6.02 into 10 to the power 23। सो अगर हम देखें तो हम लोगों को नंबर ऑफ मोल्स यूरिया के कितने मिले? 10 to the power -3। अब हम लोगों को मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मोल ऑफ यूरिया फाइंड आउट करेंगे, और जो कि हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, मोल ऑफ यूरिया डिवाइडेड बाय व्हाट? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मोल ऑफ यूरिया हम लोगों ने निकाला है 10 to the power -3 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हम लोगों को दे रखा है 100 ml। तो 100 ml के करस्पॉन्डिंग उसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 100 ml में जो भी, थोड़ा सा मैं बेसिक से आप लोगों के साथ इसलिए जा रहा हूं क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नीट के जो सॉल्यूशंस हैं 11th के भी स्टूडेंट्स देखते हैं, तो उनका मैथमेटिक्स और कॉन्सेप्चुअल स्ट्रेंथ दिमाग की उतनी अधिक नहीं होती है। तो इस वजह से क्या है, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल से हर एक कैलकुलेशन को साथ में लेते हुए चलूंगा ताकि हर एक बच्चा समझ सके बात को। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे 10 to the power -2, ओके, दैट इज व्हाट? 0.01 मोलर। सो आंसर हमें मिल गया है। आंसर जो हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन का, दैट इज व्हाट? हम लोगों को जो आंसर दे रखा है दैट इज 0.01, ऑप्शन नंबर 4 जो कि हमारे पास है 0.01 मोलर।
देखो इस प्रॉब्लम में और भी चीज़ों को हम लोग मॉडिफाई कर सकते थे, जैसे अगर आप लोगों को क्वेश्चन पूछ लिया जाता कि भाई यहाँ पे 6.02 इंटू 10⁻20 मॉलिक्यूल्स की जगह कुछ मास दे रखा होता, उन्होंने मास ऑफ यूरिया दे देते, या हम लोगों को मोलरिटी दे रखी होती और मास पता करना होता, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते भाई? मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, हमें मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने पड़ेंगे, और मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए हम लोगों के पास अलग अलग रास्ते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द डेटा गिवन। तो डेटा जो हम लोगों को दे रखा है वो डेटा क्या दे रखा है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। तो अपन लोग क्या करेंगे, अगर मास दे रखा होता तो हम लोग कैसे करते हैं इस प्रॉब्लम को? मोल ऑफ सोल्यूट निकालते हैं हम लोग। तो मोल ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए W ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन व्हाट? मोलर मास ऑफ सोल्यूट। सपोज करो इसी प्रॉब्लम को अगर गैस के ऊपर फ्रेम किया जाता, तो गैस के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकालें और हम लोगों को कोई गिवन कंडीशन पे वॉल्यूम दे रखा हो, तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हैं और हम लोगों को वॉल्यूम दे रखा है, तो वॉल्यूम ऑफ गैस एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन किसकी भाई? कंडीशन प्रेशर और टेम्परेचर की, है ना। गिवन कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर डिवाइडेड बाय व्हाट? मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। उसी कंडीशन पे एक मोल के का जो मोलर वॉल्यूम होगा गैस का, उसके लिए हम लोग बात करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस हम लोगों के अलग अलग तरीके होते हैं। अब हमसे प्रॉब्लम क्या पूछी गई है उसके हिसाब से उसको टैकल करेंगे हम लोग। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सोल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2 मोलर HNO3? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो हम लोगों को दे रखा है, अब देखो इस प्रॉब्लम में क्या है कि एक हम लोगों को कोई कॉन्सेंट्रेटेड एसिड दे रखा है HNO3 का, है ना। HNO3 का एक सैंपल दे रखा है जिसमें आपने क्या ले रखा है? 70% W/W। तो हम लोगों ने 70% जो है HNO3 का कॉन्सेंट्रेशन ले रखा है, और हम लोगों को इस सर्टेन HNO3 को फाइंड आउट करना है कि भाई इस सैंपल से हम लोगों को एक HNO3 का एसिड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। दैट इज व्हाट, इसकी जो नई कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए वो 2 मोलर होना चाहिए, और उसका वॉल्यूम जो होना चाहिए वो 250 ml होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसको जरा फोकस करते हैं कि भाई इसी सैंपल से एक हम लोगों ने डाइल्यूट किया है या व्हाट्सोएवर हम लोगों ने जो भी इसमें प्रोसेस करा है कि एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन को हमें फ्रेम करना है। तो एक बात तो तय है कि सॉल्यूशन नंबर 1 और सॉल्यूशन नंबर 2 में कौन सी चीज दोनों में कॉमन है? दैट इज व्हाट? HNO3 जो कि सोल्यूट है यहाँ पे, उसको एक्वस फेस में डिसॉल्व करा गया होगा, तो दोनों के अंदर हमारे पास HNO3 के मोल्स बराबर हैं। ये एक चीज हम लोग कॉमन देख रहे हैं दोनों ही सॉल्यूशंस में। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करके अप्रोच करेंगे इस प्रॉब्लम को? तो हम लोग जनरली क्या होते हैं, इसका एक फ्रेमवर्क डिजाइन कर लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का, उससे हम लोगों को चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से समझने में आसानी होती है। तो चलिए हम लोग इस प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। तो हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, हम लोगों को एक सॉल्यूशन दे रखा है, इससे हम लोगों को 250 ml 2 मोलर HNO3 बनाना है। चलिए तो देखते हैं अब इसकी प्रॉब्लम को जो है, मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कैलकुलेशन के लिए जगह चाहिए। सी, हम लोगों के पास मोल ऑफ HNO3 एंड मोल ऑफ HNO3 फाइनल एंड इनिशियल। इनिशियली हम लोगों को पता नहीं है कितने मोल्स हैं, लेकिन एक बात पता है कि हम लोग यहाँ पे W ऑफ HNO3 तो ले ही सकते हैं डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ HNO3 व्हाटसोएवर द मास ऑफ HNO3 प्रेजेंट इन फर्स्ट सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 फाइनल कितने होंगे? फाइनल देखो कितने हो गए हमारे पास, हम लोगों को 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और हम लोगों को 250 ml 250 ml का मतलब देखो ये चीज हम लोगों ने अभी डिस्कस करी है कि मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो
अगर अपन लोगों को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करने हैं तो हम लोग क्या करें, सिंपली मोलरिटी इनटू वॉल्यूम कर दें भाई, वॉल्यूम इन लीटर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर 250.25, तो 0.25 into 2 is what? This is what? 1/2. ओके, अब हम लोगों के पास जो वेट ऑफ HNO3 आया है, तो वेट ऑफ HNO3 कितना होगा, 1/2 into what? मोलर मास ऑफ HNO3, that is what? 63. जरा मैं चेक कर लेता हूं इसको, HNO3 का मोलर मास 48 प्लस 14 और प्लस 1, so that is what? 63. okay, now 63 divided by 2. now अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, तो वेट ऑफ HNO3 कितना आया हमारे पास, 63 डिवाइडेड बाई 2 ग्राम। अब हम लोगों को जो है वो सॉल्यूशन कितना लेना है जिसमें कि इतनी अमाउंट HNO3 की मौजूद हो, ठीक है। तो सपोज करो हम लोगों ने टोटल अमाउंट सॉल्यूशन के लिए W, कैपिटल W ले लेते हैं, इसका 70% हम लोगों को किसकी अमाउंट देगा, W ऑफ HNO3, है ना। और W ऑफ HNO3 हम लोगों ने निकाला है 63/2 ग्राम, एंड W हम लोगों ने निकाला है 70/100, मल्टीप्लाई करा इसमें, तो W यहां से कैलकुलेट होके क्या आएगा भाई, W यहां से कैलकुलेट होके आएगा 63/2 into what, 7 into 10, that is what, answer comes out to be what, देखो यहाँ पे 90 divided by 2, so answer is what, 45 ग्राम। so W हमारे पास आता है 45 ग्राम, है ना। so 45 ग्राम हमारे पास आंसर मतलब जो है अमाउंट सॉल्यूशन की लेनी चाहिए हम लोगों को। so हमारे पास देखते हैं जरा 45 ग्राम कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मौजूद है, सो ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। तो 45 ग्राम HNO3 का जब सॉल्यूशन लेंगे तो उस सॉल्यूशन में आपकी जो भी अमाउंट मौजूद होगी HNO3 की, दैट इज 70%, और वही अपन लोग डाइल्यूट करके 2 मोलर HNO3 250 ml सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई। ये हम लोगों ने देखा, नई स्लाइड है हमारे पास कि भाई 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज मिक्सड विद 11.2 लीटर ऑफ क्लोरीन गैस। तो देखो हम लोगों को इस क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस दे रखा है और उनकी रिएक्शन से हम लोगों को HCl गैसेस फेस में मिल रहा है ना। और ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इतना टफ तो नहीं है क्योंकि हम लोगों को जो डेटा दे रखा है बड़ा ही आसान दे रखा है, 22.4 लीटर, और ये अपन लोगों को नीट या ऑल इंडिया PMT में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। 11.2 लीटर क्लोरीन दे रखा है हम लोगों को। तो जरा देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। अच्छा, इसमें डेटा जो दे रखा है वो बहुत आसान सेट किया गया है कि भाई STP की कंडीशन दे रखी है, और STP की कंडीशन हम लोगों को पता है कि 1 मोल किसी भी गैस का 1 मोल STP की कंडीशन पे 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, ये सब लोगों को याद होगा। तो 22.4 लीटर के करस्पॉन्डिंग 1 मोल इसका, और 11.2 के करस्पॉन्डिंग 0.5 मोल क्लोरीन गैस का। अब देखो इस रिएक्शन में इसका एक मॉलिक्यूल इसके एक मॉलिक्यूल के साथ, मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, तो हाइड्रोजन का 1 मोल भी क्लोरीन के 1 मोल के साथ रिएक्ट करना चाहिए। लेकिन क्लोरीन की अमाउंट जो अवेलेबल है वो कितनी है, 0.5 मोल। इसका मतलब क्लोरीन उतना रिक्वायर्ड अमाउंट में है ही नहीं जितना हाइड्रोजन को डिमांड है। तो अपन लोग क्या करेंगे, क्लोरीन यहाँ पे पहले खत्म हो जाएगा, और जो खत्म पहले हो जाता है रिएजेंट वो कहलाता है लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट जो है आपका यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्लोरीन खत्म हो गया। तो अपन लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि भाई 0.5 मोल क्लोरीन के करस्पॉन्डिंग जो हम लोगों से पूछा गया है वो HCl कितना बनेगा, तो लिमिटिंग रिएक्टेंट ही डिसाइड करेगा कि एट द एंड ऑफ द रिएक्शन 1 माइनस 0.5, मतलब ये आपका 0.5 हाइड्रोजन अनरिएक्टेड रह जाएगा। लेकिन HCl जो बनेगा वो HCl कितना बनेगा भाई, HCl बनेगा इसके 1 मॉलिक्यूल से इसके 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, तो इसके 0.5 मोल से कितने बनेंगे भाई, 2 मोल, 1 मोल से 2 मोल, तो 0.5 से कितना बनेगा, 1 मोल। तो आंसर इज व्हाट, 1 मोल। तो हमारे पास बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था।
बड़ा ही आसान क्वेश्चन होता है, बस स्टेक्योमेट्री देखा करो आप लोग, जो भी रिएक्शन दे रखी हो आप लोगों को कि भाई यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं और यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल हैं और प्रोडक्ट के कितने बन रहे हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम में हमेशा ऐसा होता है कि हम लोगों को जो भी अमाउंट्स दे रखी होती हैं उसमें पहले ये आइडेंटिफाई कर लो कि कहीं कोई लिमिटिंग रिएजेंट तो नहीं है। अगर कोई भी रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है भाई, जो रिएक्शन के दौरान पहले खत्म हो जाए वही अमाउंट को डिसाइड करेगा प्रोडक्ट की कि कितना बनेगा। भले ही दूसरे रिएक्टेंट्स कितनी भी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद हों, उससे कोई फर्क तो पड़ने वाला है नहीं है, क्योंकि प्रोडक्ट के लिए तो दोनों की ज़रूरत है। तो जो ख़त्म हो जाएगा पहले, मतलब जिसकी लिमिटेड अमाउंट होगी रिएक्शन चैम्बर के अंदर, वही आपका प्रोडक्ट डिसाइड करेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों ने समझ लिया होगा इस प्रॉब्लम को। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फोर्थ प्रॉब्लम जो है हमें ये भी ऑल इंडिया पीएमटी 2014 में आई हुई प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को जो अगर हम ध्यान से देखें तो 1 ग्राम मैग्नीशियम इज बर्न्ड विद 0.56 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इन अ क्लोज्ड वेसल, विच रिएक्टेंट इज लेफ्ट इन एक्सेस एंड हाउ मच अमाउंट। ओके, तो पहले तो जरा हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं कि मैग्नीशियम को बर्न करने के लिए हम लोग रिएक्शन क्या लिखने वाले हैं। एक बेसिक सी रिएक्शन है जो हम लोग बिल्कुल कॉमनली सभी लोग जानते हैं, है ना, कि भाई मैग्नीशियम को बर्न करेंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, बेसिक ऑक्साइड होगा। अब इसकी स्टोकियोमेट्री को जरा बैलेंस करते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 मोल हैं और यहाँ पे एक ही एटम दिख रहा है हम लोगों को, तो हम लोग यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करें और यहाँ पे भी 2 से, है ना। तो ये आपकी एक बैलेंस इक्वेशन बनेगी केमिकल। अब जरा देखो हम लोगों को जो डेटा दे रखा है वो क्या दे रखा है कि भाई 1 ग्राम मैग्नीशियम है, ठीक है भाई, और ऑक्सीजन कितना दे रखा है अपन लोगों को, ऑक्सीजन दे रखा है 0.56 ग्राम, ठीक है। जो डेटा दे रखा है उसको जरा एनालाइज करते हैं हम लोग, है ना। जो डेटा दे रखा है उसको जरा एनालाइज करते हैं हम लोग, तो कौन बाकी रह जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई 2 मोल मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन कितना मोल यूज हो रहा है, 1 मोल। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना होता है भाई, 32 ग्राम पर मोल, और 2 मोल मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24 इंटू वॉट 2, दैट इज वॉट 48 ग्राम। अच्छा, तो जरा हम देखते हैं कि कौन मौजूद रह जाएगा। तो जरा इसकी कैलकुलेशन वाले पार्ट पे जाते हैं हम लोग कि भाई मैग्नीशियम जो है वो कितना है, 48 ग्राम। तो 48 ग्राम मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करता है। तो भाई 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 48 ग्राम मैग्नीशियम 32 ग्राम ऑक्सीजन। तो भाई 1 ग्राम कितने के साथ रिएक्ट करेगा, 32 डिवाइडेड बाई 48, दैट इज व्हाट 2/3, दैट इज व्हाट 0.67 ग्राम अराउंड। और हमें जो डेटा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 0.56। इस बात से एक बात श्योर हो गई कि भाई मैग्नीशियम ज़्यादा अमाउंट में दे रखा है, ऑक्सीजन उसके करस्पॉन्डिंग जितना रिक्वायरमेंट है उतनी तो है ही नहीं है। तो फिर क्या होगा भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन रिएक्शन में पहले खत्म होगी, और जब पहले खत्म होगी तो लिमिटिंग रिएजेंट यही होगा। तो लेफ्ट स्पीसी कौन है, तो लेफ्ट स्पीसी हमारे पास कौन सी है, मैग्नीशियम लेफ्ट है चैम्बर के अंदर, मैग्नीशियम बाकी रह जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम में सिंपली मोल्स निकालने हैं हम लोगों को, मास दे रखा है, मोलर मास से डिवाइड करके हम लोगों ने मोल्स निकालने हैं, या इसको हम लोग जो है जब ट्रीटमेंट देंगे प्रॉब्लम को, तो पहले हमारा पूरा फोकस यही है कि कहीं इसमें लिमिटिंग रिएजेंट तो कोई नहीं है, जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस प्रॉब्लम में डिस्कस करा। तो अब जरा हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को कि भाई लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो अब जरा चलो इसको उल्टा देखते हैं कि भाई 32 ग्राम ऑक्सीजन 48 ग्राम मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है भाई। तो 0.56 ग्राम ऑक्सीजन कितने के साथ रिएक्ट करेगा भाई, चलो 48 डिवाइडेड बाई 32 इंटू वॉट 0.56, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे दैट इज वॉट 1.5 इंटू 0.56, दैट इज वॉट 0.84, ओके 0.84 ग्राम। अब 0.84 ग्राम
ये कंज्यूम हो जाएगा मैग्नीशियम, ये क्या हो जाएगा कंज्यूम, 0.56 के साथ कितना कंज्यूम हो जाएगा मैग्नीशियम 0.84 ग्राम। तो अब भाई बचेगा कितना, बचेगा कितना, तो भाई 1 ग्राम दे रखा है, तो लेफ्ट मैग्नीशियम अमाउंट कितना होगा, W ऑफ मैग्नीशियम लेफ्ट will be 1 minus 0.84 is equal to what, 0.16 gram. Okay, so it is the basic problem based on the stoichiometry. चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम जो हमारे पास है दैट इज व्हाट, ज़ेल्डाल मेथड। ये ज़ेल्डाल मेथड और ड्यूमास मेथड कुछ नाम सुने सुने से लग रहे हैं, आप लोगों को याद होगा। तो जब हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला वगैरह फाइंड आउट करते हैं या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर सब्सटेंसेस जो भी होते हैं, मतलब जो कंपाउंड दे रखा होता है उसमें जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी परसेंटेज कंपोजिशन को फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें पर्टिकुलरली 2 मेथड आते हैं, ज़ेल्डाल और ड्यूमास मेथड, जो कि नाइट्रोजन की एक्सटेंट को आइडेंटिफाई करते हैं। तो हम लोगों को पता है कि इसमें ज़ेल्डाल मेथड पर्टिकुलरली एक स्पेशल मेथड है जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और अमोनिया जो मिलती है उस अमोनिया का हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं किसके साथ, H2SO4 के अंदर एब्जॉर्ब कराते हैं उसको, और जब एब्जॉर्ब कराते हैं तो हमारे पास जो भी अमाउंट में अमोनिया निकलेगी उसी के करस्पॉन्डिंग हमारा जो है कैलकुलेशन करते हैं हम लोग नाइट्रोजन की मास की, है ना। तो उसका जो ज़ेल्डाल का हम लोगों ने फॉर्मूला याद होगा उसको डेराइव करते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो डेराइव करके जो हमारे पास फॉर्मूला आता है ज़ेल्डाल मेथड में कि भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो आती है दैट इज व्हाट 1.4 इंटू व्हाट मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड यूज्ड डिवाइडेड किसके लिए भाई यूज करते हैं भाई H2SO4, यूजुअली H2SO4 ही यूज करते हैं टू एब्जॉर्ब अमोनिया प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय व्हाट मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोगों ने ट्रीटमेंट दिया है उसको, ठीक है। तो ये एक अपन लोग फॉर्मूला डिराइव करते हैं और इसका डेरिवेशन का तो टाइम अभी नहीं है हम लोगों के पास, वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट होता है हमारे पास, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लोगों को जो डेटा दे रखा है दैट इज व्हाट 0.75 ग्राम ऑफ सैंपल, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कितना हो गया भाई 0.75 ग्राम, और हम लोगों को जो एसिड दे रखा है वो H2SO4 1 मोलर 10 ml, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल कितना होगा, तो जरा हम लोग देखते हैं इसको कैलकुलेशन करके कि भाई कितना दे रखा है 1.4 इंटू वॉट, हम लोगों को जो डेटा दे रखा है मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड का दैट इज व्हाट 1 मोलर, 1 मोलर के करस्पॉन्डिंग मतलब मोलरिटी इंटू वॉल्यूम दैट इज व्हाट नॉर्मलिटी कितनी होगी भाई, मोलरिटी इंटू एन फैक्टर H2SO4 के करस्पॉन्डिंग 2 होगा, 2 इंटू वॉट 1 इंटू 10 डिवाइडेड बाई वॉट, डिवाइडेड बाई 0.75, तो 0.75 है ना। तो हमारे पास जो डेटा आ रहा है अब दैट इज व्हाट कि भाई हम लोगों ने 28 डिवाइडेड बाई 0.75, तो ये कितना आएगा दैट इज अराउंड 28 इंटू वॉट 4/3, that is approximately 33, देखो इसको सॉल्व करते हैं जरा, 9.33 इंटू 4 दैट इज व्हाट 37.32, है ना। तो हम देखते हैं जरा कोई ऑप्शन इसमें मौजूद है, यस फर्स्ट ऑप्शन 37.33, तो हमारे पास 37.33। आई होप सब लोगों को समझ में आ गया होगा कि भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ज़ेल्डाल मेथड में और ड्यूमास मेथड में। तो लेट्स सी अगर ड्यूमास मेथड का प्रॉब्लम है आगे तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैस कंटेन्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज इन द रेशियो ऑफ 1:4, ठीक है। तो हम लोगों को व्हाट इज द मोलर रेशियो ऑफ 2 गैसेस इन द मिक्सचर,
हम लोगों को मिक्सचर दे रखा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हम लोगों को मिक्सचर में जो मोलर रेशियो दे रखा है, मोलर रेशियो पूछा गया है और मास रेशियो दे रखा है, तो मास रेशियो W ऑफ हाइड्रोजन और W ऑफ ऑक्सीजन दैट इज फॉलोइंग 1:4। हमसे मोल्स पूछे गए हैं तो मोल रेशियो क्या होगा भाई, तो मोल रेशियो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू व्हाट। सपोज करो अगर हम लोगों ने मास W ले लिया हाइड्रोजन का, तो W डिवाइडेड बाई 2 इज टू व्हाट, ऑक्सीजन का मास जो होगा वो कितना होगा भाई, ऑक्सीजन का मास होगा 4 टाइम्स दैट इज व्हाट 4W डिवाइडेड बाई व्हाट 32। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज व्हाट 1:4:1। सो सिंपल क्वेश्चन था, मोलर रेशियो पूछा गया था हम लोगों से। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं। ओके देखो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ड्यूमास मेथड जो है उसको भी प्रॉब्लम में कंसीडर करते हैं, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उसको भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। POSC में यूजुअली हम लोग देखते हैं इसको। तो ड्यूमास मेथड में पर्टिकुलरली हम लोगों को परसेंटेज एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के अंदर। तो 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 40 ml ऑफ नाइट्रोजन गैस कलेक्टेड एट 300 Kelvin temperature and 725 mm pressure. If the aqueous tension at 300 Kelvin is 25 mm of mercury, the percentage of nitrogen in the compound is। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन ड्यूमास मेथड के हिसाब से हम लोग कैसे निकालते हैं, ज़रा गौर करो कि भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन जो है ड्यूमास का 28 दैट इज मोलर मास, याद रखना मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन। क्योंकि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यहाँ पे ट्रीटमेंट देने के बाद, मतलब क्यूप्रस ऑक्साइड से हम लोग हीट कराते हैं जब उसको, तो नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती है, उसको सर्टेन कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। और जिन प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन में नाइट्रोजन को कलेक्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने इस फॉर्मूले को डिज़ाइन करा है कि भाई 28 तो मोलर मास हुआ, मतलब 1 मोल नाइट्रोजन का मास, और हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना होगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एट गिवन कंडीशन। ये चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, एट गिवन कंडीशन मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय व्हाट, मल्टीप्लाइड बाय आपको जो वॉल्यूम कलेक्टेड नाइट्रोजन का है एट गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन किसका, प्रेशर एंड टेम्परेचर, डिवाइडेड बाय व्हाट, मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होगा भाई, इनटू 100। अब जरा देखो ये फॉर्मूला बिल्कुल याद रख लो, क्योंकि इस प्रॉब्लम में डिफिकल्टी ये है कि जनरली अपन लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़ा है दैट इज व्हाट 28 डिवाइड बाई आपका जो है 22.4 या 22,400 ml, और ये वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड इन ml एट STP। यूजुअली STP कंडीशन दे रखा होता है, तो हम लोगों को ये फॉर्मूला बड़ा इजी फॉर्म में दे रखा होता है। लेकिन आप गौर करो तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला उस सर्टेन कंडीशन में नहीं दे रखा है जैसे हम लोगों ने इस फॉर्मूले को याद किया हुआ है ना। इसलिए हम लोगों ने इसका ओरिजिनल वर्जन लिखा हुआ है इस फॉर्मूले का कि भाई मोलर वॉल्यूम हम लोगों को नाइट्रोजन का निकालना है। तो नाइट्रोजन का जो मोलर वॉल्यूम है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलो इसको देखो कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। तो हम लोगों को जो डेटा दे रखा है सबसे पहले कि भाई 300 केल्विन, तो पहले मैं टेम्परेचर लिख लेता हूँ, टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है। प्रेशर दे रखा है हम लोगों को 725, जिसमें वाटर का भी एक्वस टेंशन दे रखा है। वाटर का एक्वस टेंशन का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर्स एट गिवन कंडीशन ऑफ टेम्परेचर, मतलब 300 केल्विन पे वाटर का जो वेपर प्रेशर दे रखा है उन्होंने 25 mm दे रखा है ना। तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या हुआ भाई, नाइट्रोजन का प्रेशर कितना हुआ, चलो देखते हैं। तो प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन कितना है, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन हुआ गिवन टोटल प्रेशर कितना भाई, टोटल प्रेशर 725 है। वाटर का कितना है, वाटर का है 25, तो दैट इज व्हाट 700 mm ऑफ मरकरी।
अब देखो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं हम लोग कि भाई परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालना है, हमारे पास 28 मोलर मास है। मोलर मास, अच्छा जो सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन है, मतलब जो भी फैक्टर यहाँ पे निकालना है, वो आपका W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड तो दे रखा है। W ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोगों को दे रखा है 0.25 ग्राम, है ना। तो 0.25 ग्राम तो अपन लोगों को दे रखा है, ठीक है। वॉल्यूम कलेक्टेड एट कंडीशन ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो भी आपकी प्रेशर और टेम्परेचर की गिवन कंडीशन है उस पर जो आपको वॉल्यूम दे रखा है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि भाई उस गिवन कंडीशन पे वॉल्यूम कितना कलेक्ट करा गया है, 40 ml। कितना? 40 ml, मतलब 40 इंटू 10⁻³ इंटू व्हाट 100। अब हमारे पास जो रह जाता है वो मोलर वॉल्यूम एट गिवन कंडीशन के किसी गैस का या नाइट्रोजन का इन गिवन कंडीशन पे जो है मोलर वॉल्यूम निकालना है हम लोगों को। तो मोलर वॉल्यूम निकालेंगे कैसे भाई? PV = nRT वाले फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। तो n तो 1 हो गया मोलर वॉल्यूम के लिए, R कितना है भाई? 0.082 इंटू व्हाट टेम्परेचर 300 डिवाइडेड बाई RT/P। P कितना है आपके पास? 700 डिवाइडेड बाई 760। इसको जब अपन लोग सॉल्व करते हैं, मैंने इसको सॉल्व करा था, तो रफली इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो 0.082 इंटू 300 दैट इज व्हाट 24.6 इंटू व्हाट 76 डिवाइडेड बाई 70। तो दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, हाउ मच, कितना आता है ये आता है आपका 26.7। तो 26.7 वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने वाले हैं। तो 26.7 के करस्पॉन्डिंग जरा चेक करते हैं हम लोग इसका। तो हमारे पास जो डिटेल्स दे रखी है, ऑप्शंस जो हम लोगों को दे रखे हैं वो काफ़ी क्लोज हैं, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन हम लोगों को ध्यान से करनी पड़ेगी। सी, अब जरा हम लोग इसको गौर करते हैं, इसको कैलकुलेशन जरा सॉल्व करते हैं इसकी। तो 0.25 और ये आपका 100,000, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग जरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 28/26.7 इंटू वॉट 4 डिवाइड बाई 0.25 दैट इज वॉट 16, ओके। 28/26.7 करीब 1.05 के आसपास आता है, और इंटू 16 दैट इज वॉट 16 पॉइंट आपका जो है 76 के आसपास, कुछ 16.6 और 16.7 आंसर होना चाहिए इसका। यस, 16.76 दिस इज द राइट आंसर। और हम लोग इस प्रॉब्लम को आई होप समझ गए होंगे। और यूजुअली बच्चे इसमें यही गलती करते कि वो क्या करते कि यहाँ पे उन्होंने जो फॉर्मूला रट रखा है, वो फॉर्मूला क्या रटा होता है उन लोगों ने कि यहाँ पे मोलर वॉल्यूम को क्या लेते वो लोग 22,400 ml, और यहाँ पे 40 ml पुट कर देते, क्वेश्चन हो जाता गलत, है ना। तो हम लोगों को ये ध्यान रखना है ड्यूमास फॉर्मूले में, बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में याद रखो कि 1 मोल नाइट्रोजन का मास 28 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इंटू व्हाट वॉल्यूम कलेक्टेड ऑफ नाइट्रोजन एट गिवन कंडीशन डिवाइडेड बाई वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन इंटू व्हाट 100। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। What is the mass of precipitate formed when 50 ml of 16.9% solution of AgNO3 is mixed with 50 ml of 5.8% NaCl solution? तो देखो इस क्वेश्चन में जो है हम लोगों को जो डेटा दे रखा है उसको जरा ऑब्जर्व करो आप लोग। तो यहाँ पे AgNO3 दे रखा है आपको, ठीक है भाई, प्लस NaCl दे रखा है, और बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है। और ये AIPMT 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भाई AgCl का प्रेसिपिटेट कितना बनेगा, है ना। तो ये इक्वेशन हम लोग जानते ही हैं, बिल्कुल आसान इक्वेशन है। AgNO3 आप लोगों को जो दे रखा है वो कितना दे रखा है कि एक सैंपल लिया हम लोगों ने 50 ml और 16.9%। ऑब्वियस है यहाँ पे जो वॉल्यूम दे रखा है उसके करस्पॉन्डिंग 16.9%, तो जो क्वेश्चन को पढ़ने पे समझ में आ रहा है दैट इज व्हाट कि भाई जो अपन लोगों को डिटेल्स दे रखी है वो परसेंटेज जो दे रखा है वो परसेंटेज W/V होना चाहिए, है ना। तो हमारे पास मास ऑफ AgNO3 क्या होगा भाई? भाई देखो 100 ml में हमारे पास कितना है 16.9, तो 50 ml में कितना AgNO3 होना चाहिए? तो W ऑफ AgNO3 कितना होना चाहिए 16.9 इंटू वॉट 50 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज वॉट
16.9, चलो इसको अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग। और NaCl कितना दे रखा है भाई, NaCl आप लोगों को दे रखा है 5.8 इंटू वॉट, ये भी आपको 50 ml ही दे रखा है, इंटू 100। मतलब ये जो मैंने लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, मास, कि भाई AgNO3 का दोनों ही और NaCl का जो इंडिविजुअल सॉल्यूशंस में मास है वो कितना है, ठीक है। क्योंकि मास से हम लोगों को पता चल जाएगा कि मोल कितने हैं, और मोल के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को ये पता चल जाएगा कि AgCl के मोल कितने बने हैं, है ना। अच्छा, और AgCl के मोल से हम लोगों को क्या पता चल जाएगा भाई, मास पता चल जाएगा, क्योंकि एक बार हम लोगों ने AgCl के अगर मोल फाइंड आउट कर लिए तो हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि मास कितना प्रोड्यूस होगा वहां पे। तो चलो देखते हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को कि भाई हाँ, तो भाई देखो मोल ऑफ AgNO3 कितने हैं, मोल ऑफ AgNO3 यहां से आएंगे। AgNO3 का मोलर मास कितना आता है भाई 170, NaCl का कितना आता है 58.5। तो जो मास आया है हमारे पास दैट इज व्हाट 16.9 इंटू 50 अपॉन 100 इंटू वॉट 170, ये तो मोल आ गए भाई। तो हम देखते हैं भाई यहाँ पे कि कितने मोल आएंगे इसके, करीब करीब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0.049 के आसपास आते हैं, है ना। और क्योंकि करीब करीब ये इक्वल हैं, ये 0 हटाओ और आप इसको 165 से मल्टीप्लाई करो तो रफली ये 0.0495, और सिमिलरली 0.0495 मोल्स इसके भी मौजूद होते हैं। 5 ये मैंने कैलकुलेट करा है 50 अपॉन वॉट 100 अपॉन 58, दैट इज रफली 0.0495। तो AgCl के मोल भी कितने बनेंगे, अच्छा फॉर्चुनेटली दोनों की अमाउंट करीब करीब इक्वली है, ऑलमोस्ट इक्वली है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई इसके एक मोल के साथ कंज्यूम होकर AgCl का एक मोल बनाएंगे तो 0.0495 मोल्स के साथ कंज्यूम होके 0.0495 मोल AgCl बनाएंगे। तो हमसे पूछा जो गया है क्वेश्चन में, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मास, ओके। तो 0.0495 को हम लोग AgCl के मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं जरा, तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा, क्योंकि हम लोगों से AgCl का मोलर मास ही पूछा गया है, मास पूछा गया सॉरी। तो 0.0495 इंटू वॉट, AgCl का मोलर मास कितना होता है भाई 143.5, तो 143.5, तो ये रफली कितना आएगा, रफली ये आता है 7.1 ग्राम के आसपास। ये मैंने कैलकुलेट करा है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा इसको। तो 7.1 दैट इज ऑप्शन नंबर सबसे राइट ऑप्शन 2 होगा आपका। तो चलिए आसान क्वेश्चन था, स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड ये भी क्वेश्चन था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9, एवोगाड्रो नंबर Na is changed from 6.022 into 10 to the power 23 to 6.022 into 10 to the power 20। देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डेफिनेशन में चेंज करने से क्या होगा, वो इस क्वेश्चन पे फ्रेम किया है कि एवोगाड्रो नंबर को अगर हम लोग डिफाइन ही 6.022 इंटू 10 to the power 23 की जगह 10 to the power 20 कर देते तो क्या होता, ठीक है। अच्छा, तो जरा हम देखते हैं कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन, ऑब्वियस है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन चेंज तो होता ही होता, क्यों, क्योंकि 12 ग्राम कार्बन का मतलब हम लोग क्या लेते हैं कि 1 मोल ऑफ कार्बन कैरीज व्हाट, 1 मोल ऑफ कार्बन कैरीज 12 ग्राम ऑफ कार्बन एज अ मास। तो अगर 12 ग्राम कार्बन ले रहे हैं हम लोग तो उसमें भाई पार्टिकल्स कितने हम कंसिडर करते हैं, वो हम लोगों ने एवोगाड्रो नंबर जो डिफाइन किया है वो 6.022 तो ऑब्वियस है अगर हम लोग ये नंबर चेंज करते तो 12 ग्राम तो नहीं रह जाता ना एक मोल के करस्पॉन्डिंग मास। तो ये आंसर सही हो सकता है आपका। चलिए और भी दूसरे ऑप्शंस पे जरा विचार कर लेते हैं। रेशियो ऑफ केमिकल स्पीसीज टू ईच अदर इन बैलेंस्ड इक्वेशन। अच्छा, हर एक केमिकल स्पीसीज जो भी है, सपोज करो हम लोग बात करते हैं N2+3H2, तो केमिकल स्पीसीज का जो
मोल से कोई लेना देना नहीं, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन से ही मिलके दो मॉलिक्यूल अमोनिया के डेवलप कर पाएगा, है ना। तो यहाँ पे रेशियो ऑफ केमिकल इक्वेशन डज नॉट चेंज, दैट इज नॉट द डिपेंडेंसी, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अमोनिया का फॉर्मेशन मोल की डेफिनेशन पे डिपेंड नहीं करता, दे आर इंडिपेंडेंट स्पीसीज और वो रिएक्ट करके अमोनिया बनाएंगे, है ना। तो ये ऑप्शंस नहीं हो सकता। रेशियो ऑफ एलिमेंट टू ईच अदर इन अ कंपाउंड, ऑब्वियस है कंपाउंड H2O है, CO2 है, बेंजीन है C6H6, तो कंपाउंड में भी कोई भी एलिमेंट्स का जो रेशियो है वो फिक्स है, ठीक है ना, उसका मोल से कोई लेना देना नहीं है। डेफिनेशन ऑफ मास इन यूनिट्स ऑफ ग्राम, नो, डेफिनेशन ऑफ मास भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, है ना। तो जो हमारे पास मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा डेफिनेशन जो है मास ऑफ 1 मोल ऑफ कार्बन ही होगा, क्योंकि यूनिट ऑफ मास 1 ग्राम के करस्पॉन्डिंग जो है वही आती है हमारे पास 1 मोल के करस्पॉन्डिंग, तो इसलिए हमारे पास जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो फर्स्ट है। नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मैक्सिमम इन, ओके, ये भी 2015 में आसान सा क्वेश्चन है भाई, 1.8 ग्राम वाटर, ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर, ऑब्वियस है 18 ग्राम में 1.8 ग्राम से तो ज़्यादा ही होंगे, 18 मोल ऑफ वाटर, ठीक है भाई। तो इसमें मोल कितने होंगे जरा चेक कर लेते हैं कि 1.8 डिवाइडेड बाई 18 वाटर का मोलर मास, ऑब्वियस है 0.1, इसमें भाई 1 मोल दे रखा है, इसमें 18 मोल दे रखे हैं और इसमें 18 मॉलिक्यूल, तो 18 मोल में कितने होंगे भाई 18 Na, तो सबसे ज़्यादा इसी में मॉलिक्यूल्स की संख्या होगी वाटर की, तो 18 Na। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर है, आसान सा क्वेश्चन था, चलिए समय इस पे ज़ाया नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 20 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट सैंपल डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ओके, MgCO3 का कोई सैंपल हम लोगों को दे रखा है और MgCO3 को जब हम लोग हीट करेंगे तो MgO सॉलिड बनेगा प्लस CO2 गैस एस्केप होगी। अब CO2 गैस जब एस्केप हो रही है यहाँ पे, तो हमसे बोला जा रहा है कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड एंड 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है, 8 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हाट विल बी द परसेंटेज प्योरिटी ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसका मतलब जो हम लोगों ने सैंपल ले रखा है 20 ग्राम, वो पूरे तरीके से सैंपल नहीं है, प्योर नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूछा ही हम लोगों से प्योरिटी के ऊपर क्वेश्चन है। तो अब देखो यहाँ पे कि भाई अपन लोगों को MgO का अगर 1 मोल बनाना है, मतलब MgO 24 प्लस 16 दैट इज व्हाट 40 ग्राम पर मोल, और इसका मोलर मास कितना है भाई 84 ग्राम पर मोल। तो हम देखते हैं कि भाई 40 ग्राम MgO कहाँ से आएगा, देखो भाई 40 ग्राम MgO, 40 ग्राम MgO कहाँ से पैदा होगा भाई, कितना MgCO3 लेना पड़ेगा 84 ग्राम MgCO3 से, और अगर हम लोगों को 8 ग्राम प्रोड्यूस करना है तो 8 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना होगा भाई 84 डिवाइडेड बाई 40 इंटू वॉट 8, दैट इज वॉट 84 अपॉन 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा MgCO3 इतनी अमाउंट हम लोगों को चाहिए पड़ेगी, है ना। तो परसेंटेज प्योरिटी ऑफ कैसे निकालेंगे भाई, MgCO3 का जो सैंपल का मास होगा W, दैट इज टोटल मास, कितना है भाई, जो W ऑफ MgCO3 रिक्वायर्ड है अपॉन W ऑफ सैंपल इनटू व्हाट 100, भाई परसेंटेज प्योरिटी निकालनी है हम लोगों को। तो ऑब्वियस है MgCO3 का मास हमारे पास आया 84 डिवाइडेड बाई 5 इंटू वॉट 20 इंटू वॉट 100, दैट इज वॉट 84%। तो हमारे पास जो क्वेश्चन का सोल्यूशन आया देखते हैं जरा, 84 ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो आसान सा क्वेश्चन था, परसेंटेज प्योरिटी पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12, सपोज द एलिमेंट X एंड Y कंबाइंस टू फॉर्म 2 कंपाउंड्स, ठीक है, XY2 और X3Y2, X3Y2, 0.1 मोल XY2 weighs 10 ग्राम,
0.1 मोल का मास कितना है भाई, 10 ग्राम, और इसके 0.05 मोल का मास कितना है साहब, कितना है, देखो 9 ग्राम है ना। तो ये 9 ग्राम और 10 ग्राम अपन लोगों को इंडिविजुअल मास दे रखे हैं। अच्छा तो एक बात बताओ, XY2 का मोलर मास क्या होगा, XY2 का मोलर मास क्या होना चाहिए भाई, एक मोल का मास कितना होगा भाई, 0.1 मोल का मास कितना है, 10 ग्राम, और 0.1 मोल का मास 10 ग्राम है, तो एक मोल का कितना होगा, 100 ग्राम, ठीक है। 9 ग्राम मास है X3Y2 का, 0.05 मोल का, तो 0.05 मोल का है तो एक मोल का कितना होगा भाई, एक मोल का जो मास होता है वही मोलर मास होता है। तो इसमें एक काम करते हैं हम लोग कि भाई 20 से मल्टीप्लाई कर दो, तो X3Y2 का जो मोलर मास होगा वो 180 होगा। तो चलो हम लोग इस पे डिस्कशन करते हैं कि भाई नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको। देखो अगर x का एटॉमिक मास x है और x + 2y गिव्स व्हाट 100 और 3x + 2y इज 180, सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 2x = कितना आ गया हमारे पास 80, तो x = कितना आ गया 40, है ना, आसान है। तो x = 40, बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन पे बेस्ड क्वेश्चन था ये। आप लोगों को जितने बेसिक डेफिनेशन क्लियर होगी चीज़ें उतने आसानी से आप लोग टैकल कर पाओगे। थोड़ा वक्त कभी कभार ज़्यादा लग सकता है बट यू कैन इजीली हैंडल अगर कभी भी फंसते हैं हम लोग। तो x = 40 आ गया, और अब हमारे पास y कितना आएगा, y जरा देखो, y हमारे पास इक्वेशन 1 में रखते हैं, तो y की वैल्यू जो है 2y = what 100 - 40 = 60, मतलब y आ गया 30, है ना। तो जरा देखते हैं कि भाई कोई ऑप्शन है हमारे पास, हाँ ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट वन, और ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट परसेंटेज, मोलरिटी। देखो मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन जिस एक्सप्रेशन में भी वॉल्यूम आएगा सॉल्यूशन का, वहाँ पे आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि वॉल्यूम इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। तो हमारे पास जितने भी कॉन्सेंट्रेशन टर्म है उसमें सभी में सिर्फ एक ही टर्म ऐसा है जो कि वॉल्यूम डिपेंडेंट है, और वॉल्यूम डिपेंडेंट होने की वजह से आप लोगों का जो आंसर होगा दैट इज व्हाट मोलरिटी। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था ये। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Excess of AgNO3 is added to 100 ml of 0.01 molar solution of dichlorotetraaqua chromium 3 chloride। ओके चलो देखो, ये अपन लोगों को अगर नाम आता है लिखना तो 11th का भी बच्चा सॉल्व कर सकता है, और अगर नाम नहीं लिखना आता है तो हम लोग जरा इसको समझ लेंगे। 12th वाले और टारगेट वाले तो आसानी से समझेंगे इसको कि भाई इसका जो नाम लिखा गया है कि हमारा एक क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है डाइक्लोरो, मतलब क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है दैट इज डाइक्लोरो, और हमारे पास जो है एक्वा CrH2O, CrCl2H2O का होल 4, क्योंकि हम लोगों को जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है क्रोमियम, और हम लोगों को 3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए इसका, तो क्रोमियम Cl2 एंड Cl प्लस ये जो क्लोरीन है क्लोराइड, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब 2 तो क्लोरीन जो है आपके इनसाइड द स्फीयर जो है हो गए, और ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर में 2 क्लोरीन और जो है एक क्लोरीन जो है हमारा आयनाइजेशन स्फीयर में मौजूद है, तो ऑब्वियस है यही क्लोरीन जो है AgNO3 के साथ जाएगा और यही क्लोराइड आयन आपका AgCl बनाएगा, है ना। तो हमारे पास एक मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल AgNO3 ही कंज्यूम होगा और 1 मोल AgCl ही बनेगा। तो हमारे पास मोल कितने मौजूद हैं भाई, 0.01 मोलर 100 ml, तो 0.01 मोलरिटी इंटू वॉल्यूम हम लोगों को मोल देता है। तो 0.01 इंटू वॉट 100 मतलब 0.1, तो हमारे पास 10⁻³ मोल मौजूद हैं। तो हमारे पास AgCl की अमाउंट भी कितनी बनेगी, नंबर ऑफ मोल से ही पूछा गया, तो 10⁻³ मोल ही बनेगा, क्योंकि इसके 1 मोल के करस्पॉन्डिंग 1 मोल क्लोराइड आयन जनरेट होगा, वो कि Ag+ के साथ कंज्यूम होके
कंबाइन होके AgCl बनाएगा, तो 10 टू दी पावर -3 मोल, मतलब आपका जो आंसर होना चाहिए वो थर्ड आंसर होना चाहिए 0.001। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। MnO4- आप लोगों ने H2O2 के साथ इसको ट्रीट करना है, तो एसिडिक कंडीशन है, तो एसिडिक कंडीशन में H2O2 के साथ जब ये वो रिएक्ट करेगा तो KMnO4 जो है एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और दैट विल गिव व्हाट, एसिडिक एनवायरनमेंट में Mn+7 से आपका +2 में जाता है, प्लस जो है वाटर प्लस ऑक्सीजन। इस इक्वेशन को हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। इसका एन फैक्टर जो है आपका 2 है, बट हम लोगों को इतना ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है। एन फैक्टर इसका 5 है, 2 एंड 5, एंड करस्पॉन्डिंगली जो इक्वेशन बनेगी 6H प्लस बनेगा, और यहाँ पे ट्वाइस प्लस 5O2 प्लस 8H2O। ओके, तो ये आपकी एक इक्वेशन होगी। तो हम लोगों को यूजुअली पूरी डिटेल में नहीं जाना था, हम लोगों को सिर्फ ये पता करना था कि एसिडिक कंडीशन में कौन कौन से प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ पे। तो KMnO4H2O2 की रिएक्शन से Mn+2 KMnO4 Mn+2 में जाएगा, और H2O2 ऑक्सीजन में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, इन एसिडिक मीडियम H2O2 चेंजेस Cr2O7 टू CrO5। हम लोगों ने ये पढ़ा है बहुत, क्रोमियम पेंटाऑक्साइड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल है ये, तो है ना। और इसमें पूछा गया है हम लोगों को कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5 तो कितना होगा भाई। ऑब्वियस हम लोगों को दिख रहा है कि -2 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे आप चेक करोगे पूरा तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। तो क्रोमियम इज हैविंग व्हाट, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो रेडॉक्स से नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया है वो हमारे पास है H2O2 प्लस ओजोन गिव्स व्हाट, H2O प्लस 2O2 और H2O2। देखो इस इक्वेशन में क्या खास बात है कि H2O2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, लेकिन ओजोन इज मच पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2। तो यहाँ पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम लोगों ने बहुत सारी प्रोसेसेस देखी हैं, ओजोनोलिसिस वगैरह कराते हैं, तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ओजोन, तो H2O2 क्या रहा होगा भाई, H2O2 यहाँ पे इस इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा होगा, तो H2O प्लस 2O2। तो बेसिकली H2O2 फर्स्ट इक्वेशन में रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, H2O2 is reducing agent in first equation, reductant। H2O2 Ag2O, देखो सिल्वर जो है यहाँ पे वो मेटेलिक आयनिक फॉर्म से, अगर हम लोग इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करें तो यहाँ पे Ag प्लस से आपका Ag सिल्वर 0 में जा रहे हैं, तो सिल्वर बेसिकली क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो H2O2 बेसिकली इस केस में क्या कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है इस केस में भी। तो हमारे पास जो अप्रोप्रिएट ऑप्शंस होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, पहले केस में ऑक्सीडाइजिंग पहला ऑप्शन, तो ये तो गलत हो गया, ऑक्सीडाइजिंग ये दोनों ही ऑप्शन गलत हो गए। फर्स्ट केस ए में भी रिड्यूसिंग और बी में भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा ये, तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर होगा। ये याद रखना, ये स्पेशल केस है एक H2O2 प्लस ओजोन। तो ओजोन आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यहाँ पे ओजोन ऑक्सीजन में जा रहा है, तो इसलिए क्या है कि इस पर्टिकुलर केस को याद रखना कि H2O2 से ज़्यादा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका KMnO4 भी होता है, साथ में आपका एसिडिक एनवायरनमेंट में। और ओजोनोलिसिस जो है 2 अलग अलग टाइप की मैकेनिज्म देती है, लेकिन उस पर मैकेनिज्म वाले पार्ट पे हम लोगों को नहीं जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। Which of the following is an example of disproportionation reaction? भाई disproportionation reaction क्या होती है? disproportionation reaction हमारे पास जो होती है कि भाई एक ही एलिमेंट किसी भी कंपाउंड में मौजूद हो और वो 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स में मौजूद जो प्रोडक्ट्स में कंपाउंड, प्रोडक्ट साइड पे जो कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट हो रहा हो, है ना। जैसे हम लोग बात करें कि भाई Br2 है, तो Br2 सपोज करो किसी इक्वेशन में Br माइनस में और BrO3 लाइक इस तरीके से जाए, है ना। तो ब्रोमीन 0 ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है,
कि भाई वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। तो जब इस तरीके की सिचुएशन आती है हमारे सामने, है ना, तब हम लोग इस टाइप की रिएक्शंस को बोलते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, हम सब लोग जानते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे जरा ऑप्शन चेक करते हैं कि भाई सेलेनियम SeCl2 Fe2Cl2, मतलब यहाँ पे सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो गई और सेलेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से आप सेलेनियम 0 में भी जा रहे हो और आप सेलेनियम +4 में भी जा रहे हो। तो मतलब सही ऑप्शन तो यही होना चाहिए। बाकी ऑप्शन चेक कर लेते हैं, हालांकि आंसर अपन लोगों को मिल चुका है। तो फर्स्ट शुड बी द करेक्ट ऑप्शन Pb3O4। अपन लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पर्टिकुलरली डिस्प्रोपोर्शनेशन तो नहीं है कि कोई भी एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में तो नहीं जा रहा है ना, ओके, क्योंकि यहाँ पे Pb3O4 में ऑक्सीजन -2 में ही है और यहाँ पे भी लेड में भी -2 में ही, PbO में भी -2 में ही है। तो ये ऑक्सीडाइज रिड्यूस तो नहीं हो रहा है, ये सिंपली डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। और SO2 + O2 गिव्स व्हाट, SO3 सल्फर जो है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। और यहाँ पे CaCO3, ये भी यहाँ पे भी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आ रही है कोई एलिमेंट दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में दिखे हम लोगों को प्रोडक्ट साइड पे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन हुआ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का वो फर्स्ट ही हुआ। और याद रखना फिर बच्चों कि भाई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में मतलब एक ही एलिमेंट रिएक्टेंट साइड पे प्रोडक्ट साइड पे दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दिखनी चाहिए उसकी, तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है। इसका रिवर्स जो होता है वो कॉन्प्रोपोर्शनेशन कहलाता है, कि अगर मान के चलो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें कोई एलिमेंट X है, वो एलिमेंट X दो डिफरेंट रिएक्टेंट्स के साथ हम लोग ले रहे हैं और दो डिफरेंट कंपाउंड A, X और Y दो डिफरेंट कंपाउंड हैं, उनमें एक ही एलिमेंट क्या हो रहा है, अपीयर हो रहा है और फाइनली वो कंबाइन हो गए किसी Z फॉर्म में जा रहा है ना। लेकिन सपोज करो इसमें कोई भी एक एटम कॉमन है दोनों में, X और Y, ये दो डिफरेंट कंपाउंड्स लिखे हुए हैं, दोनों ही एटम्स की डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, सपोज M और N, और यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे Q में जा रहा है वो, है ना। तो इस तरीके की रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग कॉन्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये याद रखना आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। .1 mole MnO4 2- is oxidized to oxidize the quantity of electricity required to completely oxidize MnO4 2- to MnO4-. MnO4 2- to MnO4-, जरा ध्यान से देखो इस प्रॉब्लम को कि भाई यहाँ पे MnO4 2- 6 और यहाँ पे 7 ऑक्सीडाइज कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, ऑब्वियस है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई ये रेडॉक्स बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में दोनों में ही हम लोग इस क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज करा होगा, तो ऑब्वियस है कि इस एक मोल MnO4 2- के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को एक मोल इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा ऑक्सीडेशन के लिए। तो ऑब्वियस है, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा भाई, एक फेराडे कितना होता है 96500 कूलम। हम लोगों को जो है 0.1 मोल दे रखा है, तो 0.1 मोल के करस्पॉन्डिंग हम लोगों को रिक्वायर 0.1 फेराडे चार्ज। और 0.1 फेराडे चार्ज कितना होगा भाई, 0.1 इंटू वॉट, 0.1 इंटू 96500 कूलम, दैट इज व्हाट 9650 कूलम। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 जो है हमारे पास करेक्ट आंसर आया। आसान था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से थोड़ा सा हम लोगों ने टच किया था इसको इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। याद रखना 11th वाले जो बच्चे हैं बेटा, ठीक है, कि भाई एक मोल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज होगा एक मोल के करस्पॉन्डिंग, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हम कैलकुलेट करते हैं एक मोल इलेक्ट्रॉन का, तो वो कहलाता है 1 फेराडे, और 1 फेराडे के करस्पॉन्डिंग जो चार्ज आता है कूलम में वो आता है 96500 कूलम। ओके, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये रेडॉक्स से जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आसानी है। लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम, ओके, ये तो ऑप्शन अपन लोग देख रहे हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन, आयरन का ऑक्सीडेशन किस में इन्वॉल्व नहीं है। तो जरा हम देखते हैं कि लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम स्टीम, स्टीम का साथ अगर हम लोग लिबरेशन करते हैं यहाँ पे, तो स्टीम को जब हम लोग लेते हैं ना, तो स्टीम यूजुअली क्या करता है, आयरन पर्टिकुलरली Fe3O4 हम लोग ले सकते हैं या Fe2O3 प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो 4H2O 3Fe
और 4H2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आयरन की भाई ऑक्सीडेशन स्टेट तो चेंज हो रही है, तो ऑक्सीडेशन तो हुआ है ना, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। रस्टिंग ऑफ आयरन सीट, आयरन सीट्स की रस्टिंग भी हम लोग जानते हैं कि भाई मॉइस्चर और एयर के साथ वो क्या करता है, Fe2O3.3H2 कुछ इस तरीके के, या XH2 जनरलाइज करके हम लोग लिख देते हैं इसको, कि भाई रस्ट का जो फॉर्मूला होता है कि भाई हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड ऑफ आयरन होते हैं। तो आई होप हम लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक आयरन का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। नेक्स्ट हम लोगों का है डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बाय आयरन। तो हम लोगों को ये पता है कि भाई डीकलराइजेशन ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आयरन से नीचे आता है, तो आयरन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ पे क्या आएगा भाई, Fe2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ठीक है, ओके। तो कॉपर 2 प्लस का जो कलर होता है ब्लू कलर, वो क्या होगा, डिसअपीयर होने लगेगा या फेड होने लगेगा जब हम लोग उसमें आयरन डालेंगे। तो हम इस प्रोसेस में भी देखें कि भाई आयरन जो है एलिमेंटल फॉर्म से आयनिक फॉर्म में जा रहा है, कैटायनिक फॉर्म जो है, तो ये भी आपका ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ। फॉर्मेशन ऑफ FeCO5 फ्रॉम Fe, तो आयरन का Fe प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स बना रहा है FeCO5, तो इस केस में हम देख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके साथ अगर उसका एसोसिएशन हो रहा है तो यहाँ पे आयरन की कोई ऑक्सीडेशन स्टेट या नेट चार्ज अपीयर नहीं हो रहा है आयरन के ऊपर। तो यही आपका सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आंसर 4। बढ़ते हैं आगे। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट एमंग एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। पीरियडिक प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने इस चीज को पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो हम लोग यहाँ पे रिकॉल कर लेते हैं कि भाई यहाँ पे अपन लोगों को +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और जो एलिमेंट दे रखे हैं वो हम लोगों को 3rd A ग्रुप के दे रखे हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, है ना। तो अपन लोगों को एक बात पता है कि भाई डाउन द ग्रुप जब हम लोग आते हैं P ब्लॉक एलिमेंट्स में, तो जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है ग्रुप से जो है उसका डिफरेंस 2 इलेक्ट्रॉन्स के करस्पॉन्डिंग जनरेट होता जाता है। मतलब कहने का ये है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती जाती है। जैसे कि हम लोगों का ये 3rd ग्रुप है तो +3 इसकी यूजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट है, और गैलियम तक ये +3, और फिर उसके बाद +3 +1 एंड +1। तो थैलियम की जो है सबसे ज़्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है +1 होती है, और ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती जाती है बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हम लोगों को याद होगा कि जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप्स एलिमेंट्स को ट्रेस करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एलिमेंट्स का साइज बढ़ता है, साथ में जो इंट्रोडक्शन ऑफ D सबसेल और F सबसेल होता है उसकी वजह से सील्डिंग पुअर होने लगती है, और जो NS के इलेक्ट्रॉन हैं, NH2 इलेक्ट्रॉन और फिर NPX, तो ये p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप उतरते हैं NH2 के इलेक्ट्रॉन्स पे जो है एक स्ट्रॉन्गर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अप्लाई होने लगता है, जिसकी वजह से ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसमें, बॉन्ड फॉर्मेशन में। दैट्स वाई क्या होता है कि ये यूजुअली क्या होता है कि इनकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होने लगती है। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा जो है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट 1 की +1 थैलियम की होगी, फिर इंडियम, देन गैलियम, देन बोरॉन। तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो थैलियम सबसे ज़्यादा, फिर इंडियम, फिर गैलियम और फिर एल्यूमिनियम, है ना। बोरॉन तो यहाँ पे शो नहीं करेगा, मेनली इन सब में वेरिएबल वैलेंसी आ सकती है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, एज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, सेम मोल ऑफ विच of the following compound will require the least amount of acidified KMnO4 for complete oxidation। ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। अगर हम देखें यहाँ पे कि लीस्ट अमाउंट ऑफ एसिडिफाइड KMnO4 फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन, मतलब हम लोग यहाँ पे FeSO3 के मोल लें, सपोज करो हम लोगों ने सभी के X मोल ले लिए, है ना।
तो अपन लोगों को एक बात पता है कि KMnO4 इन सभी के साथ रिएक्ट करेगा तो इनको ऑक्सीडाइज करेगा। तो अगर अपन लोग यहाँ पे FeSO3 ले रहे हैं तो सल्फर भी ऑक्सीडाइज होगा और आयरन भी ऑक्सीडाइज होगा। तो आयरन +2 से किस में जाएगा भाई, +3 में, और सल्फर किस में जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 में है वो, तो +4 से वो सल्फर सल्फेट के फॉर्म में यूजुअली जाएगा। तो सल्फर जब सल्फेट के फॉर्म में जाएगा तो यहाँ पे +6 के फॉर्म में आएगा। तो अगर हम इसका वैलेंसी फैक्टर देखें, क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो ट्रिक है वो यही है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ कंपाउंड जो भी हम लोगों को ऑक्सीडाइज करना है KMnO4 के साथ इज इक्वल टू व्हाट, मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 के जो मिली इक्विवेलेंट है हमारे पास वो कितने होंगे भाई, मिनिमम जिसके मिली इक्विवेलेंट होंगे KMnO4 की उसी के लिए लीस्ट अमाउंट चाहिए होगी हम लोगों को। तो हमारे पास मेन जो इस क्वेश्चन को पकड़ने की ट्रिक है वो यही है कि हम लोगों के पास मिली इक्विवेलेंट सबसे कम किस कंपाउंड के साथ आएंगे, है ना। तो जरा देखो हम लोगों ने मोल तो सबके इक्वल ले लिए हैं, है ना, मोल इक्वल ले लिए हैं। तो हमारे पास जो कंपाउंड है वो कौन कौन से हैं भाई, यहाँ पे लिख लेते हैं FeSO3, FeC2O4, FeNO2 का होल ट्वाइस और FeSO4। ठीक है, तो चलो इसको कैलकुलेट करते हैं जरा। FeSO3 का n फैक्टर क्या होगा भाई, आयरन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, दैट इज व्हाट 1, और सल्फर +4 से +6 में जा रहा है, दैट इज व्हाट 1 + 2, दैट इज व्हाट 3। एन फैक्टर इसका 3 हुआ, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग जो मिली इक्विवेलेंट आएंगे वो 3 × x। x में किसको बोल रहा हूँ यहाँ पे, मोल्स को या मिली मोल्स को, 3x है ना। अच्छा जी, +2 ओके, सल्फर +4 से +6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अपन लोगों ने क्या ले रखा है, यहाँ पे FeC2O4 फेरस ऑक्सिलेट लिया है। FeC2O4 में हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे Fe+3 जाएगा और कार्बन ऑक्सिलेट आयन जो है आपके CO2 में जाएंगे तो CO2+4। तो यहाँ पे भी आपका क्या होगा, FeC2O4। FeC2O4 फेरिक में गया, एन फैक्टर इसका 1 हुआ और दोनों ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज होंगे। 1+ कार्बन भी आपका +3 से जो है +3 से आपका +4 में जा रहा है और यहाँ पे 2 कार्बन एटम है तो करस्पॉन्डिंग जो चेंज आएगा वो 2 × +1 मतलब हमारे पास 3। तो हमारे पास जो फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस ऑक्सिलेट के करस्पॉन्डिंग भी मिली इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 3x, है ना। अच्छा, फेरस नाइट्राइट का भी हम लोग देखेंगे तो नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद जो है इसके करस्पॉन्डिंग जो है हम लोग देख सकते हैं तो फेरस फेरिक में जाएगा, NO2 जो है हमारे पास जो है फेरिक में जाएगा Fe+3 + NO3 नाइट्रेट, है ना। तो नाइट्रेट में +5 और NO2 जो है आपका वो +3, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसमें 3 2 NO2, यहाँ पे चेक कर लेते हैं जरा कि भाई आयरन जो है +2 में +2 + 2 टाइम्स ऑफ x - 4 = 0। तो यहाँ पे आपका x - 4 = -1, ओके। तो x = +3। तो ज़रा देखो इसमें +3 हमारे पास NO2 में फेरस नाइट्राइट में। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मिली इक्विवेलेंट इसी के आएंगे कि उसके एन फैक्टर जो आएगा वो क्या आएगा भाई, इसका एन फैक्टर आएगा, देखो इसको रब कर दूं जरा, इसका एन फैक्टर आएगा आपका FeNO2 का होल ट्वाइस, दैट इज व्हाट 1 + 2 टाइम्स ऑफ जो है 2, दैट इज व्हाट 5, है ना। तो 5x चाहिए होंगे हम लोगों को,
फेरस ऑक्सलेट के मोल, और 5x। अब फेरस सल्फेट को देख लेते हैं हम लोग, है ना। तो फेरस सल्फेट एक ऐसी स्पीसीज है, मतलब यहाँ पे 5x इसके करस्पॉन्डिंग आया। फेरस सल्फेट के करस्पॉन्डिंग हम जरा देख लेते हैं कि फेरस सल्फेट में मोल कितने आ रहे हैं भाई। फेरस फेरिक में जाएगा तो Fe+3 होगा, और सल्फेट SO4 2-। तो फेरस यहाँ पे हमारे पास सिर्फ आयरन ही ऑक्सीडाइज होगा, तो इसका n फैक्टर 1 होगा, है ना। सल्फर ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में मौजूद है ही, तो अगर हम देखें तो इसका n फैक्टर 1 हुआ, तो अल्टीमेटली हमारे पास मिली इक्विवेलेंट कितने आ गए, x। तो ऑब्वियस है मिली इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 भी x ही रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे मिनिमम जो केस बना वो किसका बना अपने पास, फेरस सल्फेट का। सो हमारे पास देखते हैं जरा, यस ऑप्शन नंबर 4 अपने के पास जो है राइट आंसर जाएगा हमारे पास। बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट व्हेन SO2 is passed through acidified K2Cr2O7। K2Cr2O7 ऑब्वियस है, द सॉल्यूशन इज डीकलराइज्ड। सॉल्यूशन डीकलराइज तो नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि K2Cr2O7 क्रोमेट आयन ऑरेंज होते हैं, और वो जो है क्रोमियम+3 में जाएंगे तो जो है ग्रीन कलर होगा। डीकलराइज तो नहीं होगा। SO2 इज रिड्यूस्ड, सल्फर डाइऑक्साइड रिड्यूस नहीं होगा, सल्फर डाइऑक्साइड पर्टिकुलरली सल्फेट आयन में जाएगा, तो जो है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2SO4 यहाँ पे रहता है एसिडिक कंडीशन में, तो यहाँ पे H2SO4 रहेगा या H+ रहेगा। क्रोमियम Cr2SO4 का होल थ्राइस बनेगा, क्रोमियम+3 में जाएगा, और साथ में क्या रहेगा, K2SO4। इस तरीके का केस बनेगा हमारे पास। तो ग्रीन कलर ऑफ क्रोमियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, ये ऑप्शन करेक्ट है हमारे पास। ये सॉल्ट एनालिसिस में हम लोग ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ते हैं, और रेडॉक्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सॉल्ट एनालिसिस या K2Cr2O7 जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में पढ़ते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। It is of inability of NH2 electrons in the valence cell to participate in bonding that। ठीक है, मतलब इनर्ट पेयर इफेक्ट पे दूसरा ये क्वेश्चन है कि भाई ऑब्वियस है इनर्ट पेयर इफेक्ट है, तो ये यहाँ पे हम लोगों को टिन और लेड दे रखा है, तो अपन लोग फिर से वही केस डिस्कस करेंगे कि भाई कार्बन और जो है सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, है ना। तो ऑब्वियस हम लोगों को पता है कि लेड का जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है दैट इज व्हाट, Pb+2। तो Pb+4 जब भी कभी कोई कंपाउंड फॉर्म करेगा तो टेम्परेरीली वो फॉर्म करके Pb+2 तुरंत ही इमीडिएटली बनाएगा, इसीलिए Pb+4 का जो भी कंपाउंड होगा वो एक खुद तो रिड्यूस हो जाएगा, तो दूसरे को वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो दैट विल बी अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ओके। और यूजुअली हम लोग टिन को जो है दोनों तरीके से बिहेव कराते हैं, तो ये +4 और +2 दोनों ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो Sn+2 अगर होगा तो वो Sn+4 में जाएगा, और तो हमारे पास यूजुअली Sn+2 अगर होगा तो Sn+4 में जाएगा, तो Sn2+ जो है ऑक्सीडाइजिंग तो नहीं होगा, वो Sn+4 में जाएगा, तो खुद तो ऑक्सीडाइज होगा, तो पहला तो नहीं हो सकता। Sn+2 एंड Pb2+ बोथ आर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग। Pb+2 ऐसा तो नहीं है, Pb+2 ऑलरेडी स्टेबल है, वो Pb+4 नहीं बनाएगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता हमारे पास। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास जो है Sn+4 इज रिड्यूसिंग, Sn+4 is reducing while Pb+4 is oxidizing, Pb+4 is oxidizing, Sn+4 is reducing। अगर Sn+4 reducing होगा तो that means दूसरे को वो reduce करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, Sn+4 खुद ही reduce होगा Sn+2 में, तो ये गलत हो गया। Sn+2 is reducing, ये करेक्ट है, और क्योंकि वो Sn+4 का कंपाउंड दे सकता है, और Pb+4 is oxidizing, तो Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग होगा, तो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, ओके। नाउ ये जो मतलब हम लोगों ने अभी डिस्कशन करा, क्वेश्चन नंबर 24 तक मोल कॉन्सेप्ट, स्टोइकियोमेट्री पे बेस्ड प्रॉब्लम और रेडॉक्स पे बेस्ड प्रॉब्लम हम लोगों ने करी।
अब हमारे पास जो प्रॉब्लम आई है क्वेश्चन नंबर 25 की जो है वो गैसेस स्टेट की प्रॉब्लम है, और गैसेस स्टेट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो नहीं पूछी गई हैं, है ना। तो हमारे पास 2 से 3 प्रॉब्लम है, उनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और आज का हम लोग ये सेशन फिनिश करते हैं। मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया। मीथेन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड अमोनिया, तो ऑब्वियस है कि अगर अपन लोगों ने ग्राफ देखा हो तो ऑर्डिनरी कंडीशंस अगर हम लोग लेते हैं, है ना, तो अपन लोगों ने Z वर्सेस P का ग्राफ याद हो थोड़ा सा, ठीक है, तो अपन लोगों को पता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और नाइट्रोजन, है ना, जिस गैस के करस्पॉन्डिंग इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे वो गैस आपका ज़्यादा डेविएशन शो करेगा। तो अमोनिया यहाँ पे जो है पर्टिकुलरली इसमें डाइपोलर इंटरेक्शन ज़्यादा है, एक वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है अमोनिया के केस में, तो दैट्स वाई क्या होगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो होगा वो राइट आंसर होना चाहिए। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, इक्वल मासेस ऑफ H2O2 एंड मीथेन हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर। देखो इसमें फिर से ये मोल कॉन्सेप्ट से रिलेवेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिकल कंडीशन पे ले रखा है, एक कंटेनर के अंदर इक्वल मासेस ले रखे हैं हम लोगों ने, हमारे पास H2 है, O2 है और मीथेन है, इसका भी मास W, इसका भी मास W, इसका भी मास W, है ना। हम लोगों से पूछा गया है रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब वॉल्यूम ऑफ गैसेस पूछा गया है तो हम लोगों को पता है कि भाई कोई भी गैस, दो डिफरेंट गैसेस भी होंगी तो आइडेंटिकल कंडीशन ऑफ प्रेशर और टेम्परेचर पे उनके जो मोल्स होते हैं और वॉल्यूम होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो बेसिकली वो हमसे ये पूछना चाह रहे हैं कि वॉल्यूम का रेशियो बताओ, या हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो मोल रेशियो होगा वही आपका वॉल्यूम रेशियो भी होगा। वॉल्यूम इज टू O2 इज टू मीथेन, दैट विल गिव व्हाट, number of mole of hydrogen is to number of mole of oxygen is to number of mole of मीथेन, ठीक है। तो क्या होगा भाई, अगर मास हम लोगों को सेम है तो हमारे पास मोलर मास से डिवाइड कर दें, W डिवाइडेड बाई 2 इज टू W डिवाइडेड बाई 32 इज टू W डिवाइडेड बाई 16। सो हमारे पास जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा भाई, 16 इज टू 1 इज टू 2। सो हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 ये आपका राइट आंसर होगा। ये मोल कॉन्सेप्ट से ही रिलेटेड गैसेस स्टेट की प्रॉब्लम थी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, A mixture of gases contains hydrogen and gases। ये जो है मोल कॉन्सेप्ट की और गैसेस स्टेट की रिलेवेंट प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, ये प्रीवियसली आ चुका है अपने पास। और जिसमें मिक्सचर ऑफ गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका W का रेशियो दे रखा है, W ऑफ H2 एंड W ऑफ O2, दैट इज व्हाट 1:4, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। वो क्या होगा भाई, तो सीधी सी सिंपल सी गणित है यहाँ पे कि भाई अपन लोगों ने क्या करना है, 1:1 अपॉन व्हाट 2 इज टू व्हाट 4 अपॉन 32, दैट इज व्हाट 4:1। सो ऑप्शन 3 ये डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस प्रॉब्लम को। नेक्स्ट हमारे पास आज के सेशन की लास्ट प्रॉब्लम है, गैसेस स्टेट और केमिकल इक्विलिब्रियम को कंबाइन करते हुए ये बॉर्डर लाइन केस है, और ये अच्छी प्रॉब्लम है, अभी तक की सबसे अच्छी प्रॉब्लम ये कह सकते हैं हम लोग। 20 लीटर कंटेनर एट 400 केल्विन कंटेन्स CO2 एट प्रेशर ऑफ 0.4 एटमॉस्फेयर। तो हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि भाई जो हमें CO2 का प्रेशर इनिशियली दे रखा है वो कितना है, 0.4 ATM, ठीक है भाई। और इसमें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड को लिया है, निग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब देखो हम लोगों को एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, उसमें जो है क्या लिखा गया है, देखो
स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का इक्विलिब्रियम है कि भाई स्ट्रोंशियम कार्बोनेट जो है वो स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इक्विलिब्रियम में होगा। और इस इक्विलिब्रियम के लिए Kp हम लोगों को दे रखा है, क्या Kp क्या दे रखा है, 1.6 एटमॉस्फेयर। अब 1.6 एटमॉस्फेयर दे रखा है अपन लोगों को Kp, है ना। अब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं जरा कि भाई हम लोगों को पूछा क्या गया है कि भाई कितना वॉल्यूम इसका कंप्रेस कर दें पिस्टन का। देखो हम लोग एक पिस्टन लेते हैं, इस चैम्बर के अंदर ये रिएक्शन मान के चलो चल रही है। इनिशियली प्रेशर कितना है CO2 का 0.4, है ना, इनिशियली कोई बिगिनिंग स्टेट है। उसमें स्ट्रोंशियम ऑक्साइड भी हम लोगों ने डाल रखा है, तो ऑब्वियस है स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और CO2 आपस में रिएक्ट कर जाएंगे और क्या बनाने लगेंगे, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट। फाइनली जब ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, हम लोगों ने इसमें वॉल्यूम भी कंप्रेस करा है, तो वो कह रहे हैं कि हम लोग मैक्सिमम वॉल्यूम कंटेनर का क्या ले सकते हैं ताकि वो जो प्रेशर हो वो मैक्सिमम कंडीशन पे अटेन हो जाए, है ना। तो यहाँ पे मैक्सिमम प्रेशर क्या हो सकता है, अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टैब्लिश होनी है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू व्हाट, 1.6 ATM, जो कि Kp के बराबर है। मतलब नेट प्रेशर कितना जाएगा इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे, 1.6 ATM, है ना। तो 1.6 ATM आपने, ये फाइनल प्रेशर होगा अपना, और CO2 ही अकेली गैसियस फॉर्म में है इस पूरे सिचुएशन में। पूरे चैम्बर के अंदर CO2 अकेली गैस है, तो यहाँ पे गैसियस लॉज हम लोग बॉयल्स लॉ लगाएंगे भाई कि P1V1 इक्वल टू व्हाट, P2V2, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है और तो सारी सॉलिड स्पीसीज हैं जिनका मॉलिक्यूलर जो वॉल्यूम है ऑक्यूपाइड है वो क्या है, निग्लिजिबल है ना। तो 0.4 एटमॉस्फेयर इंटू व्हाट, V1 इज इक्वल टू व्हाट, P2 कितना है आपके पास, P2 आपके पास है 1.6 इंटू व्हाट, V2 कितना है, V2 जो है ये आइडेंटिफाई करना है। और V1 आपको कितना दे रखा है, जरा देखते हैं भाई, V1 आपको कितना दे रखा है, 20 लीटर। ओके, सो इनिशियल वॉल्यूम आपको जो दे रखा है वो 20 लीटर दे रखा है, तो 20 लीटर, है ना। तो हम लोग V2 जो है हमारे पास क्या होगा भाई, 5 लीटर। सो एक अच्छा प्रॉब्लम था केमिकल इक्विलिब्रियम और गैसियस स्टेट का, तो 5 लीटर, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। तो इस तरीके से आज जो भी हमारे 3 रिलेवेंट चैप्टर थे उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमने इन क्वेश्चंस के थ्रू, जो नीट में आए हुए क्वेश्चन हैं उनसे कवर करी, और जो थ्योरी बेस्ड थी हम लोगों की उसकी रिलेवेंट थ्योरी को थोड़ा सा लेते हुए हम लोगों ने इस पूरे सेशन को कंप्लीट किया। तो आज हम लोगों ने जो डिस्कस किया, मोल कॉन्सेप्ट, हमारे पास रेडॉक्स और स्टोकियोमेट्री से रिलेवेंट प्रॉब्लम और गैसेस स्टेट, ये 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि मोल कॉन्सेप्ट से करीब करीब हर एक ईयर में एक क्वेश्चन आया ही है, ये ज़्यादा भी हुआ है। मोल कॉन्सेप्ट में मैं कवर कर रहा हूँ स्टोकियोमेट्री और जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं, और जो है रेडॉक्स से भी करीब ऑल्टरनेट या हर साल एक क्वेश्चन हम लोग ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। और जो गैसेस स्टेट है इससे थोड़े रिलेटिवली क्वेश्चन कम पूछे गए हैं नीट के एग्जाम में, हो सकता है कि इस सेशन में पूछे जाएं। और होप जो है आप लोगों को ये जो हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोगों ने नीट 2013 से 19 तक के जो फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स हैं जो आए हुए हैं उनको हम लोगों ने डिस्कशन किया, जिसमें 3 चैप्टर हम लोगों ने कवर करे। कल के सेशन में मैं पर्टिकुलरली आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करने वाला हूँ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और थैंक यू वेरी मच।